जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज हम इकोनॉमी का टेस्ट लगाएंगे। जीएस वर्ड द्वारा दिया हुआ है। इसमें 150 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है जीएस वर्ड ने। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। शुरू करने से पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मांग एवं पूर्ति संबंधी बाजार की ताकतों के कारण मुद्रा में हुए अवमूल्यन मतलब मुद्रा घट जाती है जब मुद्रा का रेट का प्रभाव भारत में निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है? देश को प्राप्त होने वाले प्रेषण मूल्य में बढ़ोतरी, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, निर्यात में बढ़ोतरी या मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। तो कह रहा है कि जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या होगा किसी भी देश पे। जैसे यहाँ भारत पूछा हुआ, किसी भी देश पे जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसमें जो है देश को प्राप्त होने वाले प्रेषण मूल्य में बढ़ोतरी ये बिल्कुल हो जाएगी, इससे प्रभाव पड़ेगा। और व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि आपका जो मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तो मुद्रा का रेट कम हो गया तो क्या होगा, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। ठीक है, निर्यात में बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्यात में जैसे देखिए बढ़ोतरी होगी, आयात में कमी हो जाएगी, है ना। तो भी और क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब मुद्रा का रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, है ना। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? नगद आरक्षी अनुपात CRR को बढ़ाना, सांविधिक तरलता अनुपात SLR को बढ़ाना, राजकोषीय घाटे में कमी या रेपो रेट में कमी। कह रहा है कि जो है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो मुद्रास्फीति कब होती है, जब मार्केट में रुपए का बहुत ज़्यादा कैश फ्लो बढ़ जाता है। बाजार में क्या हो जाता है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए RBI कुछ कदम उठाती है। तो क्या क्या कर सकती है इसके अंतर्गत RBI जो है CRR को बढ़ा सकती है। CRR क्या होता है, जब RBI बैंकों का जो बैंक होते हैं उनका कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास रख लेती है, तो वो होता है CRR। ठीक है, और सांविधिक तरलता अनुपात इसको भी RBI बढ़ा देती है ना। ये क्या होता है, जब बैंक अपने कुल जमा पूंजी का अपने पास रखे रहते हैं, कितना परसेंट रखना है RBI तय करके बताती है कि इतना परसेंट आप अपने पास रखेंगे, तो वो होता है SLR। तो इसको भी बढ़ा देती है और मार्केट में कैश फ्लो कम होने लगता है। और क्या हो जाता, और क्या कर सकती है, तो इससे क्या होगा कि जो है राजकोषीय घाटे में कमी भी आएगी, लेकिन रेपो रेट में कमी पर कोई, जैसे क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति कम करने के प्रयोग के लिए क्या किया जाए। तो अगर रेपो रेट में कमी कर देगा, राजकोषीय घाटे में तो कमी हो जाएगी, लेकिन रेपो रेट में अगर कमी कर देगा तो रेपो रेट कमी मतलब कि कम रेट पे, कम ब्याज दर पे RBI क्या कर रहा है, बैंकों को RBI कम ब्याज दर पे लोन दे रहा है। तो जब बैंकों के पास ज़्यादा रुपया रहेगा तो आगे भी लोन कम रेट पे देंगे, तो मार्केट में और रुपया बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसको नहीं कम करेगा, बाकी इनको तीनों पे इफेक्ट कर डालेगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या विश्व मानव पूंजी रिपोर्ट। 1, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 4 या उपयुक्त सभी। तो बताइए कि WEF ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, WEF जारी करता है। ठीक, और ये जारी करता है विश्व प्रतिस्पर्धा आउटलुक रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट WEF नहीं जारी करता है। और विश्व मानव पूंजी रिपोर्ट WEF जारी करता है। तो 1, 2 और 4। ठीक है, और इसको कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को, तो इसको जारी करता है IMF। ठीक है, ठीक, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ल्ड जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होती है, कौन सी, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होती है, ये भी IMF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी IMF जारी करता है, बाकी सब WEF। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन व्ययों को राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं? ब्याज भुगतान, खाद्य सब्सिडी, वेतन एवं पेंशन, पेट्रोल सब्सिडी। 1, 3, 2, 4, केवल 1, 1, 2, 3, 4। तो बताइए कि राजस्व व्यय के अंतर्गत कौन कौन सा व्यय शामिल है। ठीक है, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान शामिल है, खाद्य सब्सिडी शामिल है, वेतन एवं पेंशन और पेट्रोल सब्सिडी। तो ये चारों शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय पूछ रहा है क्या होती है। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को घटाते हैं तथा सब्सिडी को जोड़ते हैं। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को जोड़ते हैं तथा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर को घटाते हैं, सब्सिडी को जोड़ते हैं। यहाँ कह रहा है कर को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं। फिर कह रहा है जब सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, या जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा भैया कि जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को घटाते हैं तथा सब्सिडी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सॉरी दोस्तों, तो क्या होता है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी इसमें जुड़ी होती है और निवल, और इसमें से क्या होता है? माइनस कर। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से सब्सिडी जोड़ के और कर को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः समाचारों में रहने वाले तरलता समायोजन प्रवाह LAF के संबंध में सत्य है या हैं? एक, यह रेपो रेट के माध्यम से कार्य करता है, तो इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंघम समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? तरलता समायोजन प्रवाह LAF के बारे में। ओके, तो तरलता समायोजन प्रवाह होता क्या है कि ये मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ठीक है, जो बैंकों के पुनर्खरीद और समझौता रेपो रेट एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का एक रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये 1998 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंघम समिति के परिणाम से लागू किया गया था। तो इसमें क्या है कि ये रेपो रेट माध्यम से कार्य करता है, सही है, और ये 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार में नरसिंघम समिति द्वारा नरसिंघम समिति का एक परिणाम है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चालू खाता घाटा का एकमात्र कारण व्यापार घाटा है। नंबर 2, भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति देश से विदेशी मुद्रा को बहिर्गमन की ओर ले जाती है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो चालू खाता के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, जो चालू खाता होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक व्यापार संतुलन होता है और एक होता है एक तरफा अंतरण। ठीक है, व्यापार संतुलन में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है वो व्यापार संतुलन में आता है, और एक तरफा अंतरण में क्या होता है कि ब्याज की अदायगी और अनुदान, रेमिटेंस जानते होंगे, जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, अपने देश से बाहर कमाते हैं और रुपया जो भेजते हैं वो कमा के अपने देश में, तो रेमिटेंस कहलाता है। इस साल का रेमिटेंस सबसे ज़्यादा भारत का ही रहा है, 125 बिलियन के आसपास था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरफा अंतरण में आता है, क्योंकि रेमिटेंस में आपने कमाया और भेज दिया, इसमें से इधर से कुछ नहीं जाना है अपने देश से, है ना। ब्याज अदायगी होती है तो एक तरफा होती है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है 2 तरफा होता है, तो ये व्यापार संतुलन में आ जाता है। तो ये चालू खाता के 2 हिस्से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत में चालू खाता घाटा का एकमात्र कारण व्यापार घाटा है ना। तो व्यापार घाटा जब लेन देन करेंगे तभी तो होगा, अगर एक तरफा है जहाँ से हम ही केवल पा रहे हैं तो वहाँ घाटा कहाँ होगा। तो ये सही है। अब भुगतान संतुलन में प्रतिकूल स्थिति देश की विदेशी मुद्रा बहिर्गमन की ओर ले जाती है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में इसका विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष के लिए होती है। यह कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क को
प्रकाशित करता है। एक सही है, एक या दो सही हैं, दो या तीन सही है, एक और तीन सही हैं, एक दो तीनों सही हैं। तो बताइए कि जीआई टैग के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए, भारत में इसका विनियमन जो है 1999 के अंतर्गत, अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य बताना है तो ये आपका सही हो जाएगा। और इसमें जो जीआई टैग की जो वैधता होती है यह 10 वर्ष के लिए होती है। तो ये भी सही है। और यह कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क का शासन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो एक और दो दोनों सही हो गए। और तीसरा, यह कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें एक, दो और तीन, तीनों सही हो गए। ओके, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। भारत में प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से सदैव कम होता है। FRBM, ठीक है, एक सेकंड, FRBM एक्ट वित्तीय अनुशासन का साधन है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है, एक दो या एक दो दोनों, या ना ही एक ना तो दो। तो इसमें भैया देखिए, जो भारत का जो प्राथमिक घाटा होता है, राजकोषीय घाटा से सदैव कम ही होता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से सदैव कम क्यों होता है कि जो चालू वित्त वर्ष होता है उसमें सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को छोड़कर लिए गए उधार को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो राजकोषीय घाटा है कुल उधारी को, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि इंडिया ने उसको जो गरीब देश है इंडिया से, तो यह भूटान है या कोई देश है, तो उसमें कह रहा है कि 100 बिलियन डॉलर या मतलब 100 मिलियन डॉलर जो है भूटान को दिया है। लेकिन क्या होता है कि 40 मिलियन डॉलर उसको दिया है जो कभी लौटाना ही नहीं है। और 60 मिलियन डॉलर पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा ब्याज लगा देते हैं, तो वही लौटाना होता है। तो जो प्राथमिक घाटा, जो जैसे प्राथमिक घाटा होता है, जैसे उस सरकार ने लिया तो घाटा जो लगेगा, तो प्राथमिक घाटा में क्या होता है कि केवल और केवल कौन सा जोड़ा जाता है, जो ये 60 वाला लिया गया है केवल यही जोड़ा जाएगा कि भैया अगर प्राथमिक घाटा में जोड़ा जाए तो 60 जो लौटाना है वही जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर राजकोषीय में जोड़ा जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, जो नहीं लौटाना है वो भी जुड़ जाएगा और जिस पे ब्याज देना है वो भी जुड़ जाएगा। तो ये इसीलिए ये राजकोषीय घाटा हमेशा प्राथमिक घाटे से ज़्यादा होता है। और RFBM एक्ट वित्तीय अनुशासन का साधन है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में सत्य नहीं है, यह उधार दे सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो ये उधार दे सकते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले सकते हैं। इनकी स्थापना नचिकेत मोर्च समिति की अनुशंसा पे हुई थी। ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो इसमें बताइए कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये उधार दे सकते हैं, ये सही बात है। और ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक धनराशि उधार ले सकते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसकी स्थापना नचिकेत मोर्च समिति से हुई थी, सही है। ये कंपनी के 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है, तो ये भी सही है। और इसका कह रहा कि सत्य नहीं है, तो गलत कौन सा है, ये कि वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक की धनराशि से उधार ले सकते हैं, तो ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP की परिभाषा में शामिल होता है सभी अंतिम उत्पादों, GDP में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो सभी अंतिम उत्पादों का बाजार मूल्य, सभी अंकित सेवाओं का बाजार मूल्य एक निश्चित समयकाल में, ठीक है, समयकाल में, और ये देश की सीमा में। तो 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 4 या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका उपयुक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए GDP में सभी अंतिम उत्पाद देखे जाते हैं और अंतिम सेवाएं, अंतिम उत्पाद भी देखे जाते हैं, अंतिम सेवाएं। ठीक है, इन्हीं दोनों का योग होता है। और एक निश्चित समय काल में देखा जाता है, वित्तीय वर्ष में देखा जाता है। निश्चित समय काल क्या हो गया, वित्तीय वर्ष हो गया। और देश के सीमा के भीतर देखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यदि भारतीय कंपनी विदेशी पूंजी बाजार में से धन अर्जित करती है तो उसके पास साधन होंगे कौन से। अगर कोई भारतीय कंपनी है विदेशी पूंजी बाजार से अगर धन ले रही है तो क्या होगा, ADR, IDR, GDR, ECB, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4 या उपयुक्त सभी।
तो बताइए कि कौन से साधन होंगे। तो इसमें क्या है कि ADR भी होगा, IDR नहीं होगा, और GDR होगा, और ECB नहीं होगा। ADR क्या होता है, देखिए भारतीय कंपनी को लेना है, ठीक है, किसी विदेशी पूंजी बाजार से धन, ठीक है। तो ADR क्या होता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी क्या होता है, रिसिप्ट, ठीक है, के माध्यम से भारतीय कंपनियां ले सकती हैं, तो ये होगा, ठीक है। और IDR, ठीक है, जो IDR होता है इसमें क्या होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है IDR का इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो इंडियन है और भारतीय ही लेना है, विदेशी पूंजी से लेना है, तो इंडियन डिपॉजिटरी अगर है तो उससे लेगा तो विदेशी थोड़े ना हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। और बाह्य वाणिज्यिक उधारी नहीं होगा, तो क्या बचा, GDR, है ना। तो जो GDR होता है ये किसके होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिपोर्टरी, ठीक है, ग्लोबल, GDR का होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। तो ये होता है, तो ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होती है, इसमें भारतीय जो कंपनियां होती हैं ये पूंजी इन मार्केट से ले सकती हैं, ओके। और ECB जो होती है, ECB का फुल फॉर्म होता है कि ECB जब कोई भारतीय व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी व्यक्ति को जब देती है, ठीक है, तो वो ECB कहलाता है। जब कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी कंपनी को देता है रुपया और बांड लेता है, या भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी को रुपया दे के बांड लेती है, तो वो क्या कहलाती है, ECB, ठीक है। तो हम भारतीय कंपनी को विदेशी पूंजी चाहिए तब किससे ले सकते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी से और ग्लोबल डिपॉजिटरी से। तो 1 और 3, ठीक है, B पार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले मेल्टडाउन का संबंध किससे है, GDP में गिरावट, स्टॉक कीमतों में गिरावट, राजकोषीय घाटे का एक पहलू, और बैंकिंग पूंजी में गिरावट। तो देखिए मेल्टडाउन किसको कहते हैं, मेल्टडाउन कहते हैं स्टॉक कीमतों में जब गिरावट होती है तो क्या कहते हैं, मेल्टडाउन कहते हैं कि मेल्टडाउन हो रहा है, स्टॉक कीमतों में जब गिरावट होती है, ठीक है। प्रायः समाचारों में रहने वाले बैंक दर का संबंध किससे है, A साख नियंत्रण की एक खुले बाजार की क्रिया, B वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ब्याज देने की न्यूनतम दर, C वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, D वाणिज्यिक बैंकों के मध्य उधारी देने की दर। तो बताइए किसमें बैंक दर से कौन सम्मिलित कौन जो है सुमेलित है, तो ये बैंक दर है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, वह दर क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है कि एक विदेश में भुगतान संतुलन BOP प्रतिकूल परिस्थिति में है, ऐसे में भुगतान संतुलन BOP एक प्रतिकूल परिस्थिति में है, ऐसे में एक देश इसको किस या किन प्रकार की संतुलित कर सकता है, अपने आयात में कमी लाकर, विश्व बैंक से ऋण लेकर, अपना स्वर्ण IMF के पास गिरवी रखकर, या मुद्रा का अवमूल्यन कर। कह रहा है कि भुगतान संतुलन जो है उसका प्रतिकूल हो गया है, मतलब वो जो है एक देश जो है मंगा ज़्यादा रहा है, आयात ज़्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, तो इसलिए भुगतान संतुलन क्या हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है। तो ये कैसे सुधार सकता है, तो बिल्कुल सही है कि अपने आयात में कमी ले आए, निर्यात को बढ़ा ले तो सुधर सकता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, विश्व बैंक से ऋण लेके नहीं सुधार सकता है, ठीक है। और क्योंकि विश्व बैंक से ऋण जो भुगतान संतुलन में विश्व बैंक ऋण देता ही नहीं है, भुगतान संतुलन के लिए ऋण कौन देता है, IMF देता है। तो अपना जो स्वर्ण है वो IMF के पास रखोगे तो और रुपया दे देगा IMF, तो उससे सुधार सकते हो। और मुद्रा का अवमूल्यन करके मुद्रा को गिरा दीजिए, आपकी मुद्रा का वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका निर्यात बढ़ जाएगा, आयात कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 1, 3 और 4 C पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचारों में प्रायः चर्चा में रहने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि, MSME, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और आवास। तो बताइए कि प्राथमिक क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आप जानते होंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, MSME आता है, शिक्षा और आवास आता है, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं आता है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा,
16 का हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा भी आता है। ठीक है, पर क्या होता है, कृषि, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और आवास, ये पांचों आते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिभार जो होता है, अधिभार मतलब सरचार्ज, ठीक है, को सरकार एक निश्चित उद्देश्य पर ही खर्च कर सकती है जिस उद्देश्य से इसे लगाया गया है। नंबर 2 है कि उपकर को सरकार किसी भी जगह खर्च कर सकती है, इसमें खर्च कर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अधिभार में मुख्य अंतर यह है होता है कि उपकर किसी खास उद्देश्य के लिए अतिरिक्त टैक्स के रूप में वसूला जाता है, जबकि अधिभार जो होता है वो कुछ खास करदाताओं से अतिरिक्त टैक्स के रूप में वसूला जाता है। उपकर जो होता है ये सभी पर लगता है, सरकार किसी वजह जगह में खर्च कर सकती है, इसमें खर्च का कोई प्रतिबंध नहीं। तो उपकर जो है ये सब पे लगता है, ये सब पे लगता है, ठीक है, सब पर लगता है। और ये अधिभार जो होता है, ये सरचार्ज, ये कुछ ही लोगों पे लगता है, कुछ ही जो बिजनेसमैन होंगे या जो देने लायक होंगे वो टैक्स, तो उन्हीं पे ही ये सरचार्ज लगाया जाता है। ठीक है, और उपकर का जो उद्देश्य है तो वो क्या है कि वसूला इसलिए जाता है कि उसी उद्देश्य का सरकार पूरा खर्च किया जाता है और खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार उपकर टैक्स को समाप्त कर देती है। ठीक है, जो उपकर टैक्स है जब ये पूरा हो जाता है, सरकार का कोई काम होता है, जब वो पूरा हो तो एक आप समझ लीजिए कि जो आप गाड़ी लेते हैं और टोल टैक्स देते हैं तो ये उपकर टैक्स होता है। ठीक है, तो ये सब पे लगता है ना। और जब टोल, जैसे गाड़ी का मान लीजिए जो रोड बनाने का खर्चा है निकल आता है कंपनी का, तो टोल टैक्स बंद कर दिया जाता है। वो बंद करें या न करें, लुटाई ही करते रहें, वो बात अलग की है, लेकिन नियम यही है कि बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और अधिभार होता है तो ये सब पे नहीं लगता है, ये केवल कुछ ही लोगों पे लगता है और सरकार द्वारा कहीं पर भी खर्चा किया जा सकता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें दोनों उल्टा दिया हुआ है। चलिए, वरीयता प्राप्त शेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इससे किसी कंपनी की मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता है, इसमें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसमें लाभांश प्राप्त करने में वरीयता मिलती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। वरीयता प्राप्त शेयर क्या होते हैं? ठीक है, तो बताइए कि वरीयता प्राप्त शेयर में ये जो है असत्य पूछ रहा है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें जो है कंपनी में मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है, तो वरीयता प्राप्त शेयर को मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें लाभांश प्राप्त करने में वरीयता मिलती है, तो लाभांश प्राप्त करने में वरीयता मिलती है, सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें क्या कर रहा है कि इसमें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो वोटिंग करने का अधिकार भैया नहीं प्राप्त होता। जो कंपनी में शेयर मार्केट, जो कंपनी में आप शेयर लेंगे तो उसमें जो कोई डिसीजन होगा तो उसमें आपको वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा वरीयता प्राप्त शेयर से। ठीक है, आपको मालिकाना हक मिल जाएगा और लाभांश में वरीयता मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः समाचारों में रहने वाला चिट फंड के संबंध में विचार करना है। क्या है कि ये समवर्ती सूची का विषय है और सेबी इसका नियमन करता है। तो चिट फंड के रूप में बताइए कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। तो इस समवर्ती सूची का विषय है चिट फंड, ये बिल्कुल सही है, ये वही चिट फंड है, लक्ष्मी चिट फंड जो है मूवी में दिखाया गया था, अक्षय कुमार वाली कौन सी मूवी थी जिसमें वो चिट फंड उसी टाइप का होता है। ठीक है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं और मार्केट में अपना एक ऑफिस बना के खोल के बैठ जाती हैं, उसमें जो है आप पैसा डालिए, जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग कंपनियों में लगाती हैं और उससे जो प्रॉफिट कमा के देती हैं वो जो है जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उनको दे देती हैं। ठीक है, और जो है इसका नियमन जो है, तो नियमन भैया इसका सीबी जो है सेबी नहीं करता है। ठीक है, इसका नियमन सेबी बिल्कुल भी नहीं करता है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, केवल एक। हाल ही में चर्चा में रही भारत की वित्तीय आसूचना इकाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्थिक आसूचना परिषद EIC को सीधे रिपोर्ट करता है। सेबी, रिजर्व बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आदि
इसके सदस्य हैं, ठीक है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और वित्त पोषण को रोकने के लिए कार्य करता है। किसके बारे में कह रहा है? चर्चा में रही वित्तीय आसूचना इकाई। तो वित्तीय आसूचना इकाई के बारे में जब बात कर रहा है, कह रहा है कि सत्य बताना है। तो क्या है कि देखिए, यह आर्थिक आसूचना परिषद ECI को रिपोर्ट करता है, सही है। और CB रिजर्व बैंक केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड इसके संस्थान है, सदस्य संस्थान है, सही है। और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और वित्त पोषण को रोकने के लिए कार्य करता है। तो ये तीनों सही हैं। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने में निम्नलिखित में से क्या परिणाम नहीं हो सकता है? रेपो रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन्न होती है, बैंकों के पास मुद्रा उधार देने को कम हो जाती है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा इसमें रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने में? तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है? उच्च मुद्रास्फीति, उच्च आय वृद्धि, बेरोजगारी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से कोई भी शामिल नहीं है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी भी है, उच्च आय वृद्धि भी है और उच्च मुद्रास्फीति भी है। तो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन शामिल क्या है, सॉरी एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो उच्च मुद्रास्फीति भारत में नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति 4 से 6 रहना चाहिए भारत में, ऐसा बताया गया है। तो हमारा जो 2 से 6, तो हमारी जो मुद्रास्फीति है लगभग 6 के आसपास रहती है, तो उच्च मुद्रास्फीति तो नहीं हुई है, तो ये चुनौती नहीं है। बेरोजगारी, ये भारत की चुनौती है कि नहीं है? तो ये भी अभी तक तो बेरोजगारी को बहुत बड़ी चुनौती भारत में नहीं माना गया है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि जो है उच्च आय वृद्धि दर ये शामिल नहीं है, सॉरी शामिल नहीं पूछा गया है, तो ये उच्च आय वृद्धि दर होगा, है ना। उच्च आय वृद्धि दर शामिल नहीं है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी शामिल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, क्योंकि 6 के ऊपर रहती है ना मुद्रास्फीति, और बेरोजगारी शामिल है, जो है उच्च आय वृद्धि जो है ये शामिल नहीं है। ओके, चलिए। भारत में अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त लाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है? ठीक है, तो बांड बाजार, बीमा बाजार, पर्यावरणीय कानूनों में और उपयुक्त सभी। तो इसमें से देखेंगे कि ये बात कर रहा है कि भारत में अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त लाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है? तो बांड सही करना पड़ेगा, बीमा बाजार भी हमको अपना सुधारना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, पर्यावरणीय जो कानून है वो भी सही करना पड़ेगा, उपयुक्त सभी। कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को घटाने से यह प्राप्त होती है, ठीक है। और खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में कोर मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है। एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना ही एक ना तो दो। सत्य पूछ रहा है, कथन कौन सा है? देखिए, जो कोर मुद्रास्फीति होती है ये होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति बराबर हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति बराबर कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस क्या होगा, खाद्य जो मुद्रास्फीति होती है उसमें से अगर इन्फ्लेशन हम घटा देंगे तो कोर तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होगा, कोर इन्फ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन जो होता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। तो क्या कह रहा है, तो देखिए पहला है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य और ईंधन की मुद्रास्फीति को घटाने पर प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, है ना। और क्या कह रहा है कि खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति,
खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में कोर मुद्रास्फीति घटक है, तो कोर मुद्रास्फीति घटक नहीं है। किसके घटक है? हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटक हैं, तो केवल एक सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यह निम्नलिखित में से कौन से या से औपचारिक रोजगार की विशेषता है? लिखित अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार, नियमित भुगतान। ठीक है, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें से बताइए कि कौन सा औपचारिक रोजगार का जो है विशेषता है। तो इसमें से भैया जो औपचारिक रोजगार की विशेषता है, तो लिखित अनुबंध। औपचारिक रोजगार मतलब मान लीजिए कि आप जहाँ रोजगार जो पाते हैं वो औपचारिक है, ऐसा नहीं है कि आज निकाले गए प्राइवेट और कल निकाल दिए गए, आज रखे गए कल निकाल दिए गए, कोई अनसर्टेनिटी है, मतलब कभी रखे जाते हैं कभी निकाल दिया, तो उसमें कोई पक्का नहीं है जॉब। तो जो पक्का जॉब होती है औपचारिक होती है, उसमें क्या होता है? लिखित अनुबंध भी होता है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, श्रमिक अधिकार भी मिलता है, और जो नियमित भुगतान है ये भी होता है। तो क्या 1 2 3 4 चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपका जो है उससे है 2023-24 के जो बजट आता है उससे है। तो बजट वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि नया बजट आ गया है, तो वही केवल देखा जाएगा 24-25 वाला। ठीक है, अपडेटेड बजट। वो पुराने बजट वाला क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत का रुपये में भुगतान का समझौता है? तो किसके साथ है? यूएई, रूस और ईरान, तीनों के साथ है ना। चलिए, श्रम बल व भागीदारी LFPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निर्धारित आयु वर्ग के लोगों का एक भाग है जो रोजगार को इच्छुक हैं या उसकी तलाश में हैं। दूसरा है कि इसमें पहले से नियोजित लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, केवल एक दो दोनों, न एक और न दो। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें ये तो सही है कि यह निर्धारित आयु वर्ग के लोगों का एक जो है रोजगार के इच्छुक हैं, तो उनकी तलाश है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें पहले से नियोजित लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, उनको भी शामिल किया जाता है, तो केवल एक सही हो जाएगा। 29, हाल ही में MSME के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा हेतु पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। यह पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत शुरू किया गया है। केवल एक, केवल दो, 1 2 दोनों, या न एक न दो। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि यह जो है यह क्रेडिट गारंटी योजना है, तो ये केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा चालू नहीं किया गया है। किसके द्वारा चालू किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा, है ना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, और यह पशुपालन और संरचना विकास निधि के तहत शुरू किया गया, तो यह सही है, तो केवल 2 सही है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। ये रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में खनन की निजी निवेश प्रतिबंध है। भारत लौह अयस्क के उत्पादन मामले में विश्व में चौथे स्तर पर है। बी और सी दोनों सही हैं। तो 30 नंबर का क्या होगा कि इसमें सत्य बताना है। तो रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये सही बात है कि जो खनन विभाग है इसमें लगभग 11 मिलियन लोगों को रोजगार दे रखा है। ठीक है, इसमें अब 11 मिलियन मतलब एक परिवार में लगभग 11 मिलियन लोगों को रोजगार देने का मतलब है लगभग आप 55 मिलियन लोगों परिवार 11 मिलियन जो है अगर लोग लगे हुए हैं तो 55 मिलियन लोग उस पर, क्योंकि एक परिवार में लगभग 5 लोग हम समझते हैं कि होते हैं, तो अगर एक परिवार से 1 लोग लगे हैं तो 11 मिलियन परिवार चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 55 मिलियन लोग उससे खा रहे हैं। ठीक है, उनकी आजीविका चल रही है। और इसमें खनन निजी निवेश प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब भारत में लौह उत्पादन के लिए मामले में चौथे स्तंभ पे नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसमें केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नई निवेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार 2030 तक भारत का निर्यात लक्ष्य कितना है?
भारत का निर्यात लक्ष्य 2030 तक पूछ रहा है, तो 200 बिलियन, 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन। तो इस समय भारत का जो है क्या है, 2 ट्रिलियन है भारत का लक्ष्य। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? 2008 में, 2012 में, 2015 में या 2018 में? तो कब शुरू किया गया था इसको शुरू किया गया था 2008 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए, भारत ने वर्ष 2023 में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है। 2030 तक पूरे देश को कवर कर लेने का लक्ष्य है। इसमें बताइए, एक सही है, दो, एक दो दोनों, और ना एक ना दो। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। तो इसमें सही होगा आपका केवल एक। केवल एक क्यों सही होगा? क्योंकि 20% इथेनॉल भारत ने मिलाना चालू कर दिया 2023 से, लेकिन इसका जो लक्ष्य 2030 नहीं रखा है पूरे देश के लिए, ये रखा है 2025 तक के। 2025 तक पूरे देश में 20% वाला इथेनॉल बिकने लगेगा। ठीक है, 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद में बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर कितना कर लगाया है? 18%, 28%, 5% और 10%। तो आप जानते हैं अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में था, जीएसटी परिषद ने गेमिंग पे 28% का कर लगा दिया है। ये भी 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको नहीं देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल के लिए वर्ष 2023-24 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2022-23 की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि की है? मूंग, कपास, सोयाबीन या धान? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है मूंग ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये इसी साल का है। ठीक है, मूंग पहले थी 7755 रुपये में, अब हो गई है 8558 रुपये में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो ये है, देखिए, ये 22 और 23 मार्च की बात कर रहा है, तो इसको नहीं देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा कि ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS, इसमें जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं वो पुरानी सीरीज से हैं, तो उसको नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हट गया है ना, तो अभी पुराना वाला ही टेस्ट सीरीज है। तो अब जो नए उसमें आएंगे तो उसमें केवल आपको करंट अफेयर अपडेट किया जाएगा, बाकी पेपर यही है। ठीक है। ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS में के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन मार्केट की कीमतें और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। एक दो दोनों या न एक न दो? तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है आपका ये दोनों सही हैं। जो OMSS का उद्देश्य है, तो ओपन मार्केट में जो कीमतें होती हैं इसकी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, और क्या है कि घाटे वाले क्षेत्रों में जहाँ पे घाटा लगता है वहाँ पे कोई अनाज नहीं पहुँचा रहा है या कोई मूलभूत सेवाएं नहीं पहुँच रही हैं, तो उसको पहुँचाना इसका काम है। तो एक और दो दोनों सही हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित हुआ है? गुजरात, दिल्ली, असम, चेन्नई? तो ये कहाँ पे हुआ है? असम में, असम में जो है इसको लगाया गया है पहला मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है। ये आयुष मंत्री जो हैं, जलमार्ग और आयुष मंत्री, इनके द्वारा गए थे ये, और इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। ओके। अगला क्वेश्चन है कि RBI की मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रिपोर्ट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह RBI का द्विवार्षिक प्रकाशन है। इसकी थीम 2 वर्ड ये ग्रीनर क्लीनर इंडिया थी। तो इसमें बताना एक सही है, दूसरा दो सही है, या एक दो दोनों सही हैं, ना एक ना दो? तो कौन सा सही है? ये भैया यहाँ पे ये जो है RBI का द्विवार्षिक प्रकाशन नहीं है, प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है इसको RBI, तो ये गलत हो गया। इसकी थीम 2 वर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया थी, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? B, केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करने का कानूनी गारंटी अधिकार दिया गया है,
यह वर्तमान में मनरेगा की जो मजदूरी है वो 313 रुपये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या एक दो तीन तीनों सही हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें भैया देखिए मनरेगा के लिए जो कह रहा है, तो इसमें आपका कौन सा सही है। तो देखिए ये 2006 में 22 जिलों में शुरू की गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है कि मनरेगा में प्रत्येक परिवार, क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के, तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दिया जाता है क्या। अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है क्या मनरेगा में। परिवार का एक व्यक्ति लगता है, ना कि प्रत्येक व्यक्ति लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसी में आंसर छिपा हुआ है। थोड़ा सा अगर जल्दी पढ़ के निकल गया तो 100 दिन आप देखेंगे ध्यान से और मार देंगे कि हाँ सही है। और देखिए यहाँ कह रहा है कि मजदूरी में, मनरेगा मजदूरी में 313 रुपया है वर्तमान में, और ये प्रत्येक राज्यों से अधिक है यूपी में। तो नहीं, ये 313 रुपया नहीं, 331 रुपया, 331 रुपया है। कहाँ पे, हरियाणा में, और ये सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 213 रुपया है। ठीक, इसमें कौन सा सही हुआ, केवल एक, क्योंकि 2 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। ये आपके आरओ में ये क्वेश्चन आया था, सेम ये क्वेश्चन आरओ में आया था जो कैंसिल हो गया। 3.60, 2.48, 3.48 और 4.48। ठीक है, तो क्या है 3.48। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान है 6% से अधिक लेकिन 7% से कम, 6% से कम, 8% से अधिक, 7% और 8% के मध्य। तो कितना है, 8% से अधिक है जो उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो सबसे ज़्यादा वो योगदान किसका है, महाराष्ट्र का है, और उसके बाद किसका है, तो उसके बाद है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में किया गया। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी अभी यूपी में, उसके बारे में कह रहा है कि इसका जो आयोजन था नोएडा में किया गया। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में 33.5 लाख रुपये का 19,000 से अधिक MOU साइन हुए हैं। यह MOU समझौता 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य हुआ है। इसमें बताना क्या है कि केवल एक सही है, एक दो दोनों सही हैं, एक दो तीन सही है, या 2 और 3 सही है। तो देखिए इसका जो समिट हुआ है आयोजन, ये नोएडा में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये भी देख लीजिए। उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, और जो समापन का किया गया है वो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, राष्ट्रपति ने समापन किया है। और देखिए जो ये है कि हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन जो है अंतर्गत जो है 33.5 लाख का किया गया है, 19,000 से ज़्यादा MOU साइन किए गए हैं, और 10 से 12 फरवरी के मध्य हुआ था। तो कौन सा सही हो गया, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत किस प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि इंस्पायरिंग लीडर्स के रूप में किस प्रदेश को सम्मानित किया गया, तो वो यूपी को किया गया है। ठीक है, यूपी को किया है, तो इनमें से कोई नहीं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में 45 जनपदों में इस मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके वित्तीयन में 60% हिस्सा राज्य सरकार का तथा 40% हिस्सा केंद्र सरकार का है। तो इसके बारे में बताना है कि केवल एक सही है, एक दो दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, न 1 न 2 सही है। तो देखिए ये 45 जनपदों में किया गया है, क्या है, एकीकृत बागवानी किसान मिशन, विकास मिशन। तो ये सही है, और इसमें देखिए ये उल्टा कर दिया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो आंसर यही कहते हैं गलत हो जाता है। 60% जो हिस्सा है इसका वो क्या है, केंद्र सरकार का है। किसका है, केंद्र सरकार का। और 40% हिस्सा इसका क्या है, राज्य सरकार का। नाम केवल चेंज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1। चाणक्य, विश्वकर्मा व प्रहरी नामक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए गए हैं। ये मार्ग एवं सेतु के निर्माण संबंधी समस्त गतिविधियों को सशक्त एवं परामर्शी बनाने हेतु। बी, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी
लाइसेंस निर्गमन के व्यवस्था के लिए रजिस्ट्री यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस लिए किया गया है? ये मार्ग एवं सेतु के निर्माण संबंधी समस्त गतिविधियों को सशक्त और पारदर्शी बनाने हेतु क्या किया गया है? चाणक्य, विश्वकर्मा और प्रहरी नामक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया है। ठीक है। युविका नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। तो युविका का जो है शुरुआत किसने किया है? युविका का शुरुआत किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा किया गया है। ठीक है, इसरो ने किया है युविका का। ये क्या है कि स्कूली बच्चों को ट्रेन करेंगे और उनको थोड़ा सा शिक्षा देंगे किसके बारे में? जो रॉकेट सिस्टम होता है, रॉकेट साइंस होती है, उसके बारे में। निम्नलिखित नीतियों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2021, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 या उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। तो क्या है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश जो खाद्य प्रसंस्करण नीति है ये 2022 की है, 2021 की नहीं है, 2022 की है। ठीक है, बाकी सही है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, इन्वेस्टर समिट 2023 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक योजना किससे संबंधित है? बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से या व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से। तो किससे संबंधित है ये? बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है पीएम श्री। ओके। इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध निवेश आकर्षित करने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, कानपुर। तो इनमें से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है बताइए ज़रा। तो इसमें से झांसी शीर्ष पर रहा है। ठीक है, जो यहाँ 4 जिले दिए गए हैं इसमें से झांसी ने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर कौन बना? कौन सा देश? जापान, यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस। तो कौन बना है? सिंगापुर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश के किस आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है? राज्य सूचना आयोग, राज्य शिक्षा आयोग, राज्य योजना आयोग और मानवाधिकार आयोग। तो किसका नाम चेंज किया गया है? राज्य योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? राज्य परिवर्तन आयोग। ठीक है, राज्य योजना आयोग का नाम कर दिया गया है राज्य परिवर्तन। योजना की जगह पे परिवर्तन कर दिया गया है। ओके। वैसे भी योगी जी नाम बदलने में बहुत माहिर आदमी हैं, तो नाम बदलवा दिए भाई। बजट 2023-24 के अनुसार नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले कितने वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है? 7 साल, 9 साल, 5 साल या 3 साल? तो कितने साल में जो है 10 लाख करोड़ का निवेश करवाया जाएगा? तो ये है आपका 5 साल में। अगले 5 सालों में 10 लाख निवेश कराया जाएगा। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, किसान फसल राहत योजना, यंग टैब योजना या थैला बैंक योजना। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो कौन सा है? थैला बैंक योजना। ठीक है, कौन सी योजना? थैला बैंक योजना। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जो है यह है जम्मू एंड कश्मीर की सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। किसान फसल राहत योजना कहाँ की है? तो यह है झारखंड की। ठीक है, और यंग टैब योजना कहाँ की है? यह है लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख की। थैला बैंक योजना कहाँ है? ये लखनऊ नगर निगम ने चालू किया है। ठीक है, लखनऊ नगर निगम ने चालू किया है। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये शहरों में वन यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए क्या करते हैं? ये लखनऊ नगर निगम और प्लास्टिक का कपड़े का बना थैला बेचेगी जो डिग्रेडेबल हो बाद में। एक तरफ दिया हुआ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, दूसरी तरफ संबंधित गतिविधियाँ दी हुई हैं और इनका मिलान करना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक और
पंचम। अभी तक आप अर्थव्यवस्था के केवल 3 ही क्षेत्र देखे होंगे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब यहाँ पे आज आप पंचम तक, 5वां क्षेत्र तक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में संसाधन के दोहन से जुड़ी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि उत्खनन, है ना, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, शिक्षा, खोज, अनुसंधान, प्राथमिक संस्थाएं दोहन से जुड़ी सॉरी तो इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी गतिविधियां, है ना। ओके, तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में तो मान लीजिए कंपनी आ जाती हैं, कंपनियां आ जाती हैं, उसमें काम करने वाले लोग जो होते हैं प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में हो जाते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र का उपभोग करता है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र को रॉ मटेरियल प्राथमिक क्षेत्र से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सेवाएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में जो वाइट कॉलर जॉब होती है वो लोग होते हैं। ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब होते हैं तृतीय क्षेत्र में नौकरी करने वाले सारे लोग, टीचर वगैरह। और चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है, तो चतुर्थक क्षेत्र में जो है शिक्षा, खोज, अनुसंधान से जुड़ा होता है, चतुर्थक खोज। ठीक है, और पंचम क्षेत्र में क्या होता है कि शीर्ष निर्यात से जुड़ी गतिविधियां होती हैं, तो सी पार्ट। ओके, याद कर लीजिए। देखिए प्रथम में क्या होता है, कृषि हो गया, द्वितीय में क्या हो गया, अब यही कृषि के प्रोडक्ट को लेके द्वितीय वाले क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, तृतीय में क्या होगा, जब फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आएंगे, तो जो इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, ये लोग क्या रहेंगे, तो ये तृतीय क्षेत्र में आ गए। अब क्या होगा कि अब फैक्ट्री लग गई, सब कुछ हो गया, तो शिक्षा और अनुसंधान पे भी कार्य होना चाहिए, तो वो चतुर्थक क्षेत्र में आ जाएगा। और जब शिक्षा अनुसंधान में सब कार्य हो रहे हैं, फैक्ट्री भी लगी हुई है, तो क्या करा जाएगा, शीर्ष निर्णयों को, जरूरी गतिविधियों का क्या करा जाएगा, उनका जो है निर्यात किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचम क्षेत्र में रखा जाता है। शीर्ष निर्णयों से जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं उनको पंचम क्षेत्र में रखा जाता है, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिम भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए लगभग 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है, लखनऊ एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो इस एक्सप्रेस वे का क्या नाम है जो कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है, तो इसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। क्यों, क्योंकि ये गंगा नदी के क्या है, ऐसे ही गंगा नदी के समानांतर आया है। कितने जिलों में यह फैला हुआ है एक्सप्रेस वे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया ये 12 जिलों से होकर जाता है, ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, 12 जिलों से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित बैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है। जब वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ कार्य करती हैं, जब बैंक थोक और खुदरा बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ कार्य करती हैं, जब बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन बैंकिंग गतिविधियां एक साथ काम करती हैं, जब बैंक वाणिज्यिक और बीमा गतिविधियां एक साथ काम करती हैं, तो मिश्रित बैंकिंग में क्या आता है, मिश्रित बैंकिंग में क्या आता है। ठीक है, तो मिश्रित बैंकिंग में जब वाणिज्यिक और निवेश बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक और निवेश बैंक की गतिविधियां एक साथ कार्य करती हैं, तो क्या कहलाता है, मिश्रित बैंकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी कब शुरू की गई, 2011, 10, 12 या 2014 में। पोषक तत्वों पर सब्सिडी कब शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है 2010 में। ठीक है, पोषक तत्वों पर सब्सिडी शुरू की गई है। निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए एक निवेश है, हेजिंग, अटकलबाजी, अंतरपरण या सट्टेबाजी। तो कह रहा है कि एक संपत्ति का सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा शब्द
आएगा तो इसके लिए है हेजिंग। ठीक है, हेजिंग, इस निवेश को क्या कहते हैं? हेजिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के निर्धारित नहीं किया गया है? राजस्व घाटे का उन्मूलन, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर केंद्र सरकार का आरबीआई से उधार न लेना, या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी तय करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत नहीं है? 2003 के अंतर्गत कौन सा नहीं है? कि बजट प्राथमिक घाटे का उन्मूलन जो है ये 2003 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये कब लाया गया था? तो ये 2004 में लाया गया था, 2004 में लाया गया था ये अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई? पद्मनाभम समिति, R.H. खान समिति, पहली नरसिंघम समिति या दूसरी नरसिंघम समिति? देखिए, आप याद करके गए थे नरसिंघम समिति, अब वहाँ पहली और दूसरी पूछ लिया, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे एक डीप में पढ़ के जाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बच इसलिए जाएंगे क्योंकि जो यूनिवर्सल बैंकिंग होता है इसको किस समिति ने दिया था? R.H. खान समिति। R.H. खान समिति की सिफारिश पे यूनिवर्सल बैंकिंग की धारणा अस्तित्व में आई थी। यूनिवर्सल बैंकिंग होती क्या है? तो वो बैंकिंग जहाँ पे लगभग हर एक बैंक जो अलग अलग कैटेगरी खुले होते हैं, तो वैसी बैंकिंग जिसमें सारे काम होते हों। कौन कौन से? जैसे बैंकिंग का काम तो होता ही हो, उसमें वित्तीय सेवाएं, ठीक है, जैसे बीमा, विकास बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, तो ये सारे काम जहाँ पे होते हैं वो होती है यूनिवर्सल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्गों को जोड़ा गया? ठीक है, राजमार्गों को जो है बुनियादी ढांचा में जोड़ा गया कब? 5वीं, 6ठी या 7वीं और 4थी पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में राजमार्गों को जोड़ा गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में राजमार्गों को जो है बुनियादी ढांचे के रूप में जोड़ा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी 1974 से लेकर 1979 तक। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी? मत्स्य पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, सुई निर्माण व व्हाइट कॉलर बैंकिंग। 1, 2, 1, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3। तो बताइए कि जो है प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन सी आएंगी? तो इसमें देखिए, मत्स्य पालन तो प्राथमिक गतिविधि है ही है। ठीक है, डेयरी पालन है और मधुमक्खी पालन भी है, लेकिन सुई निर्माण एक किस में है? ये प्राथमिक में नहीं है, सेकेंडरी में है, और ये व्हाइट कॉलर जॉब ये थर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, मतलब थर्ड कैटेगरी जो प्राथमिक गतिविधियों में नहीं है, तीसरी गतिविधियों में है, और ये कंपनी से जुड़ी हुई है, तो सुई निर्माण क्या हो जाएगा? दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4ठी, 6ठी और रोलिंग प्लान के दौरान। तो 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? तो देखिए भैया, ये किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में। ये कब किया गया था? 1969 में। ठीक है, कब किया गया था? 1969 में। 4थी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी 1969 से लेकर 74 तक। ठीक है, 1969 से 1974 तक थी। इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार या वस्तु निर्माण? तो किससे जुड़े हैं? शेयर बाजार। हर्षद मेहता का नाम सुना होगा आपने, हर्षद मेहता। अगर इनकी जो सीरीज आई थी कोई 1990 करके या कुछ थी, हमको याद नहीं है कंफर्म, तो ऐसी इनकी एक सीरीज आई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो शेयर बाज़ार के बारे में बहुत सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था भारत में, और उसमें कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक तत्व भी शामिल थे, लेकिन बाद में कुछ आया नहीं था पकड़ में, और हर्षद मेहता की जेल में मौत हो गई थी। ठीक है, तो
क्या होता है कि इसमें बुल और बियर शामिल होते हैं। बुल क्या होता है, बुल शेयर मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, बियर क्या होता है, शेयर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। बुल क्या करता है, इसको कहते हैं तेजड़िया, तेजड़िया, तो हर्षद मेहता भी यही था तेजड़िया। और एक होता है मंदड़िया, तो इसको कहते हैं बियर। ठीक है। मुद्रास्फीति मापने का निर्देशांक क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है। तो इसमें देखिए मुद्रास्फीति मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों जरूरी हैं, दोनों से मापा जा सकता है, WPI और CPI। ठीक है। नेक्स्ट है, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है, मुद्रास्फीति की, मंदी की, तकनीकी विकास की कमी की, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार में कमी आती है तो क्या होती है, मंदी की स्थिति होती है, तब आती है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। हरित क्रांति शब्द से प्रतिपादक विलियम गॉड होता है। देखिए हरित क्रांति के लिए पूछा है, तो हरित क्रांति शब्द में प्रतिपादक विलियम गॉड है। हरित शब्द का जो प्रतिपादन किया था कौन है, विलियम गॉड। भारत के में हरित क्रांति के सूत्रधार एम.एस. स्वामीनाथन है। बीज जो है मैक्सिको से आयात किए गए थे। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक लाभ किसको हुआ है, गेहूं के फसल को। तो बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें से जो सही है 1 2 3 2 3 3 4 1 2 3 4। तो बताइए कि कौन सा सही है। तो भैया इसमें चारों सही हैं। क्यों, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रतिपादक है ये विलियम गॉड है। इसको क्या कहा जाता है, विलियम गॉड। ठीक है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिकी साइंटिस्ट थे। अब भारत में स्वामीनाथन जी ने किया था, इनको अभी भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और बीज मैक्सिको से आयात किए जाते थे और सर्वाधिक लाभ गेहूं को मिला था। तो 1 2 3 4 चारों सही है। रुपये की क्रय क्षमता से तात्पर्य है मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा, मुद्रा द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का क्रय, मुद्रा द्वारा डॉलर का अधिक क्रय, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बताना क्या है कि क्रय क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो मुद्रा द्वारा वस्तुओं के सेवाओं की क्रय की गई मात्रा क्या कहलाती है, क्रय क्षमता कहलाती है। किसी मुद्रा द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सेवाओं का और वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं, तो क्या कहलाती है, क्रय क्षमता उस मुद्रा की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्रय क्षमता से तात्पर्य है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव, भूजोतों का छोटा आकार, सहकारी कृषि और पारंपरिक तकनीकी का प्रयोग। तो किसके लिए कह रहा है कि भारतीय कृषि के लिए निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो बताइए कि भारतीय कौन सा नहीं, तो सहकारी कृषि। सहकारी कृषि कौन सी कृषि होती है, सहकारी कृषि जहाँ पे किसी एक क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए कि एक गांव में 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग हैं गांव में और उनके पास 100 बीघा ज़मीन है। तो एक आदमी एक एक बीघा नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 आदमी 100 बीघा को इकट्ठा कर लिए और 100 आदमी 100 बीघा खेती कर रहे हैं। मतलब कोई धान बो दिया तो कोई क्या कर दिया कि उसी समय कोई और दूसरी फसल लगा लिया। अब कोई जैसे ठंडी के महीने में कोई गेहूँ बो दिया, ठीक है, तो कोई मसूर लगा दिया, कोई जो है अपना मटर वटर की खेती कर लिया और कोई क्या है सरसों की खेती कर लिया। तो पूरे गांव के खाद्यान्न का व्यवस्था हो गया। अगर एक ही लोग 1 बीघा खेती करता तो उसमें क्या, उसमें सब थोड़े ना उपजा सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सहकारी कृषि में फ़ायदा ही होता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि उत्पादकता में कारण नहीं है। तो सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता के लिए कारण नहीं है, सहकारी कृषि उच्च उत्पादकता के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीडीपी की अवधारणा में निम्न में से जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या है, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति में मंदिर, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र या सामुद्रिक सीमा। तो बताइए कि जियोग्राफिकल बाउंड्री में सम्मिलित क्षेत्र जो नहीं हैं उनको बताना है कि, तो 1 2 3 1 4 2 3 4 या
2 और 3। तो इसमें बताइए कि कौन सा नहीं। तो देखिए, जो दूतावास होता है और सैनिक अड्डे जो होते हैं, ठीक है, दूतावास और सैनिक अड्डे ये बाउंड्री में शामिल होते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय मंदिर अपनी बाउंड्री में शामिल नहीं होता है, ठीक है। और जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र होता है ये अपनी बाउंड्री में शामिल नहीं होता है, और सामुद्रिक सीमा शामिल होती है। तो कौन सा शामिल नहीं है? 2 और 3, डी पार्ट। नेक्स्ट है NBFC के बारे में कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? नंबर 1, NBFC बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंक से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। NBFC प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों के पैसे जुटाते हैं। NBFC निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय और लचीले तरीके से साथ पूरा करते हैं। या NBFC के नियामक संस्था RBI है। तो केवल 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए सही उत्तर देना है। तो सही उत्तर क्या होगा कि NBFC बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, सही है। NBFC प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसे जुटाती है, सही है। NBFC निर्दिष्ट क्षेत्र के ऋण जरूरतों को और लचीले तरीके से पूरा करते हैं, सही है। और NBFC नियामक संस्था RBI है। तो RBI सबकी नियामक संस्था है। तो 1 2 और 3 4 सब सही हैं। फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किस के मध्य संबंध दर्शाता है? मुद्रास्फीति और गरीबी, मुद्रास्फीति बेरोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी। तो फिलिप वक्र किसके विरुद्ध में? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो है संबंध दर्शाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और अगर मुद्रास्फीति कम होती है, देखिए मुद्रास्फीति यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है, तो बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और मुद्रास्फीति अगर घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधिक ऋण दिया जाता है। बैंक दर पे, ठीक है, बैंक दर पे दीर्घावधिक ऋण, ठीक है। और रेपो रेट वह रेट है, ठीक है, जिस पर RBI द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि, ठीक है, लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो केवल 1 2 दोनों, या 1 और 2 दोनों नहीं। तो बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा भैया? दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि बैंक दर द्वारा जो है दीर्घावधि के लिए बैंकों को ऋण देती है, अभी पढ़ा गया था ऊपर। और रेपो रेट से क्या होता है कि लघु अवधि के लिए जो RBI है वो बैंकों से ऋण लेती है, बैंकों को ऋण देती है। तो जब लघु अवधि के लिए देना होता है तो रेपो रेट से देती है, रेपो रेट लगाती है, और दीर्घावधि के लिए देना होता है तो बैंक दर लगाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डियर मनी, प्रिय धन का सही प्रभाव है? उधार सस्ता हो जाता है, उधार महंगा हो जाता है, उधार पर डियर मनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उधार लगभग शून्य हो जाता है। तो डियर मनी के बारे में बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे डियर मनी पे क्या होता है? उधार महंगा हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नकद आरक्षित अनुपात CRR के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, ठीक है। और क्या है कि सांविधिक तरलता अनुपात या SLR के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का विशेष प्रतिशत RBI के पास नकद स्वरूप में जमा करना होता है। तो बताइए कि कौन सा सही कह रहा है। तो भैया एक को सही नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टा कर दिया गया है। CRR को क्या करना पड़ता है? RBI के पास रखना होता है, और SLR को खुद के पास रखना होता है, ठीक है, खुद के पास। इसमें उल्टा लिख दिया है। तो क्या होगा? कौन सही है? एक भी सही नहीं है। बैंक दर में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तरलता में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी, या मुद्रास्फीति में कमी।
तो बैंक दर में जो वृद्धि होती है वो क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है ब्याज दरों में वृद्धि। ठीक है, ब्याज दरों में जब बैंक दर मतलब जो बैंक ही जब उसको अपने बैंकों वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई ज़्यादा रुपये पे देगा उधार, तो बैंक आपको जो है वृद्धि करेंगे ही अपने दरों में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संबंध में बताना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों को सहयोग देना। तो ये तो सही है कि 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना भी था और उत्पादक गतिविधियों को सहयोग देना था, है ना। और ये जब हुआ था तो ये कितने 5 एक साथ में 5 बैंक खोले गए थे पूरे देश में। ठीक है, 1975 में खोला गया था, पूरे देश में 5 बैंक खोले गए थे। इसमें जो कमज़ोर वर्ग होता है समाज में उसको सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, इसका काम क्या था? सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। और जो गांव के साहूकार होते हैं उनसे उनको उनके शोषण से बचाना था। तो दोनों सही है। ठीक है, सीआरआर के वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगी? सीआरआर में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो मतलब अगर आरबीआई अपने पास बैंकों से कह दे कि मेरे पास ला के ज़्यादा रुपया रखो, अब उसका परसेंटेज बढ़ा दे, जो सीआरआर होता है, अब उम्मीद है कि आप सीआरआर समझते होंगे। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। तो क्या होगा उसका परिणाम पूछ रहा है, तो तरलता में वृद्धि आएगी। तो जैसे जब बैंक जाके रुपया आरबीआई के पास रख देते हैं, तरलता में वृद्धि आएगी मार्केट में? नहीं आएगी, है ना, क्योंकि रुपया तो आरबीआई के पास जमा हो गया। बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि आएगी। कहाँ से आएगी? जब बैंक के पास खुद रुपया नहीं है, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। हाँ, कमी आ जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेजिडेक्स की इंडिया इंडेक्स जारी करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास एवं शहरी विकास गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इंडेक्स? रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स। ओके, कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है राष्ट्रीय आवास बैंक। ओके, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय शहरों आवास मूल संकेतों जो संकेतकों को ट्रैक करना। जो मूल संकेतक होते हैं आवास के, शहरी आवासों के, उनको ट्रैक करता है ये, और एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? ले ओनटिफ इनपुट इनपुट आउटपुट मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, महानिनोबिस 2 सेक्टर मॉडल, या महानिनोबिस 4 सेक्टर मॉडल। तो कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, सबको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। एक तरफ योजना दी हुई है, दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए हैं। पंचवर्षीय योजना 61-66 सुमेलित नहीं करना है, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना 66-61, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 और 17। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है 61-63 में क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये, तीसरी। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी? तो ये 1974 से 1979। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसी समय ही 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो इंदिरा गांधी जी ने दिया, फिर राजीव गांधी जी ने दिया, और अब राहुल गांधी जी गरीबी हटा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? नंबर 1, बल श्रम में जनसंख्या का अनुपात, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए कुल घंटों की संख्या, जनसंख्या का आकार, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि बाजार श्रम में आपूर्ति, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो बाजार श्रम पे जो आपूर्ति होती है ये निर्भर करती है उपरोक्त सभी, जनसंख्या आकार पे भी
और प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य करने का कुल घंटा होता है और श्रम बल जनसंख्या पर भी। ठीक है। किसी क्षेत्र में फसलों की स्थानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? फसल प्रतिरूप, भूमि स्थलाकृति, फसल व्यवस्था या फसल संरक्षण। तो ये क्या 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 कहलाती है? जो फसलों का स्थानिक व्यवस्था होता है तो ये कहलाती है फसल प्रतिरूप। क्या कहलाती है? फसल प्रतिरूप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनका सुमेलन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाघुल समिति, राजा चलैया समिति, तारापुर समिति, नरसिंघन समिति। तो कौन सी समिति किससे जुड़ी हुई है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी खाता परिवर्तनीयता या भारत में मुद्रा बाजार या कर सुधार। तो देखिए वाघुल समिति किससे संबंधित है? तो भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित है। वाघुल किससे संबंधित है? भारत में मुद्रा बाजार। तीसरा, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो राजा चलैया संबंधित कर सुधार से। कर सुधार किस में दिया हुआ है? चौथे में। तो कर सुधार से। तारापुर समिति जो है, तो तारापुर समिति किससे संबंधित है? पूंजी खाता से। पूंजी खाता। और नरसिंघम समिति किससे? तो वित्तीय क्षेत्र सुधार से। थोड़ा याद करने का ट्रिक देख लीजिए। वाघुल समिति, ठीक है, तो किससे? भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित है। ठीक है, वाघुल समिति मुद्रा बाजार समिति। और चलैया समिति तो राजा साहब हैं, देखिए राजा चलैया हैं, ये राजा हैं। ठीक है, तो राजा क्या लेगा? कर लेगा, कर सुधार कोई कार्य करेगा तो ये कर सुधार से संबंधित है। तारापुर जो समिति है ये जो है पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता। अगर कोई तारा आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आपका जो भी बजट है सभी ला के रख देगी। तो क्या होता है? पूंजी खाता परिवर्तनीय हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पूंजी खाता परिवर्तनीय से तारापुर समिति। और नरसिंह कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया तो क्या कर देगा? वित्तीय क्षेत्र में आपके पूरा सुधार देगा। अगर कोई आदमी सिंह बन गया, मतलब दमदार आदमी बन जाएगा, तो क्या करेगा? अपने जो वित्तीय क्षेत्र होगा अपना सुधार लेगा, नौकरी करेगा, पैसा करेगा या कोई जो है उद्योग करेगा और क्या करेगा? अपनी ज़िंदगी को सुधार लेगा, नरसिंह होगा अगर। ठीक है, ये कहने का केवल एक तात्पर्य है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें बैठ जाएं जो वहाँ पे याद आ जाएं। तो नरसिंह मतलब बलवान आदमी क्या करेगा? वित्तीय सुधार कर लेगा अपना। ज़िंदगी में कोई तारामती आ गई तो क्या करेंगे? आपके पूंजी पर सब खाता क्या कर देंगे? परिवर्तनीय कर देंगे। राजा साहब कर लगाएंगे। और वाघुल क्या है? इसका भारत मुद्रा बाजार से है संबंधित। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? सी पार्ट। 3 4 2 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निजी कंपनियों और पीएसयू के लिए क्रमशः सेबी द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता एमपीएस क्या है? ठीक है, बताइए। 75% से 90%, 90% 75%, 10% 25% और 25% 10%। किसके किसके लिए बोल रहा है? निजी कंपनियों के लिए और पीएसयू के लिए एमपीएस। ठीक है, शेयर धारिता। तो ये कितना कितना है भैया जानते हैं? 25। जो निजी कंपनी है उसके लिए 25% है और जो पीएसयू हैं उनके लिए 10% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? ये वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बैंकों को अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दरों को विनियमित करने का स्वतंत्रता है। नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि सही नहीं है कह रहा है। तो वर्तमान में जो भारत में है 12 वाणिज्य राष्ट्रीयकृत बैंक है, सही है ये। ठीक है, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते। गलत बात हो गया भैया। सभी बैंक जितने भी हैं, विदेशी हों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों, ये सब अनुसूचित जो है वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। तो ये सही है, ये गलत हो गया तो आपका यही सही होगा। ठीक है, कह रहा है कि सही नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण सड़क संपर्क के सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2001, 1998, 2000 या 1999? तो 2000 में शुरू की गई थी ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि कृषि और संबंध
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड या राज्य व्यापार निगम। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से है अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। इसमें जो है कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट जो है जारी, कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट जारी करता है ICAR। ठीक है, नेक्स्ट है कि गरीबी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा एकत्र किए जाते हैं? गरीबी से संबंधित आंकड़े। ठीक है, नीति आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसको कहते हैं SCO, नहीं पहले था NSSO, अब हो गया है, क्या हो गया? NSO हो गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय सॉरी, यह श्रम ब्यूरो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? NSSO। पहले NSSO नाम था, बाद में क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया CSO, और अब इसका पूरा नाम है CSO को इसमें जोड़ दिया गया, CSO में विलय करके इसका नाम कर दिया गया है NSO। ठीक है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, अगर NSSO दिया हुआ है, NSO दिया हुआ था या CSO दिया होता तो आपका यही लगाना होता, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। यही जो है आपके गरीबी जो आंकड़े हैं इनको एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो सकती है? ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, कार्यात्मक बेरोजगारी, आवर्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो किस प्रकार की बेरोजगारी हो सकती है? तो इसमें जो है आवर्ती बेरोजगारी जो है, आवर्ती बेरोजगारी, इसमें अगर संपूर्ण रोजगार है तब भी हो सकती है। आवर्ती बेरोजगारी होती क्या है? तो आवर्ती बेरोजगारी से आशय है कि जब मांग में कमी होती है तो उत्पादन में भी शिथिलता आ जाती है। ठीक है, और मांग में कमी के कारण लोगों की नौकरी जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब मांग में क्या हो जाती है, मांग में कमी आ जाती है तो क्या करते हैं, वर्करों का उतना काम रहता नहीं है, उतने प्रोडक्ट बनाने रहते हैं, तो क्या करते हैं, निकाल देते हैं वर्करों को। तो इसको क्या कहते हैं, उस प्रकार की बेरोजगारी को आवर्ती बेरोजगारी। तो चलिए, ये 100 क्वेश्चन थे आपके। उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे कोई दिक्कत हुई होगी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको उसके नोट्स भेज दूँगा। चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जहाँ पे एक नया टेस्ट लेके फुल टेस्ट करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।